ऑफ द डेविल चैप्टर 96। सक्षम अपने पापा के कमरे में गया। उसने अपने पापा का लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ टाइप किया और उसे पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। जब वो नीचे आया तो उसने अपनी माँ को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखा। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसने अपनी माँ की चीख सुनी। ये देख उसके कदम अपनी जगह रुक गए। उसे पता लग चुका था कि अब उसकी माँ को उसके पापा की मौत के बारे में पता लग चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए वो अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? सक्षम ने पूछा तो उसकी माँ उसके सीने से लग गई। उनसे कुछ बोलना ही नहीं हो पा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। सक्षम की दादी भी परेशान हो गई थी मिसेज ओबरॉय को इस तरह से बिखरते हुए देखकर। अरे किसका फ़ोन था? ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इतना ज़्यादा रो रही हो? सक्षम की दादी ने पूछा, लेकिन मिसेज ओबरॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ चुप हो जाइए, सक्षम ने अपनी माँ के सर पर हाथ फेराते हुए कहा। सक्षम के सांत्वना देने से मिसेज ओबरॉय का रोना थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर सक्षम को देखा। बेटा, अमेरिका से फ़ोन था। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे डैड की मौत हो चुकी है। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ तुम पता लगाओ, मिसेस ओबरॉय ने कहा तो सक्षम बोला, वो सही कह रहे हैं, पापा अब नहीं रहे। सक्षम की बातें जैसे ही उसकी दादी और माँ के कानों में गई, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। अचानक से मिसेस ओबरॉय सक्षम से दूर हुई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो सक्षम? वो तुम्हारे पापा हैं। सक्षम की बात सुनकर मिसेस ओबरॉय बौखला सी गई थी। वही सक्षम की दादी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उन्हें पता लग चुका था कि सक्षम सच कह रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि उनका पोता कभी मजाक के मूड में नहीं होता। अपनी दादी को इस तरह से बेहाल होते हुए देखकर सक्षम उनके पास गया। दादी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? सक्षम ने कहा तो उसकी दादी ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम्हें पहले से ही सब पता था ना? तुमने फिर बताया क्यों नहीं? सक्षम की दादी इतनी बूढ़ी थी कि अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी रोई होती तो वो बेहोश हो सकती थी। उतने में ही सक्षम की माँ भी जोर जोर से चिल्लाई और धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सक्षम को आज पहली बार अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था। सक्षम का मामा और नेहा ने भी अंदर आते ही रोने की आवाज़ सुनी। दीदी, क्या हुआ? सक्षम का मामा जल्दी से मिसेस ओबरॉय के पास आया। नेहा भी घबरा गई थी। वो भी जल्दी से आई। आंटी, आप ठीक तो हो ना? ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों रो रही हो? फिर नेहा ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, सक्षम तुम तो कुछ बताओ कि आखिर क्या हुआ? सक्षम ने अपनी दादी को संभालते हुए बिना उनकी तरफ देखे कहा, डैड इज़ नो मोर। व्हाट? नेहा के मुंह से अचानक निकला। सक्षम की मामा ने भी ये सुन लिया। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो वहीं बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दीदी, सक्षम के मामा ने जैसे ही कहा, मिसेस ओबरॉय और ज़ोर से रोने लगी। भैया, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। सक्षम के मामा ने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसी वक्त सक्षम का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसमें एक मैसेज आया। इस बार सक्षम ने अपना फ़ोन निकाला और वो मैसेज पढ़ा। उसके मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया है, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। इतने बुरे वक्त में तुम कहाँ जा रहे हो, हम सबको अकेला छोड़कर? सक्षम की माँ ने चिल्लाते हुए कहा तो सक्षम के कदम अपनी जगह रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मानसी इज़ इन डेंजर। ये कहकर सक्षम वहाँ से चला गया। दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो लड़की सक्षम के लिए सही नहीं है। देखा किस तरह से उसने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप सबको रोता हुआ छोड़ दिया। इस तरह से तो वो लड़की सक्षम को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेगी। सक्षम के मामा की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात खटक चुकी थी। एक बड़े से बंगले के बाहर आकर सक्षम की कार रुकी और सक्षम अपने आंखों पर शेड लगाकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जैसे ही वो बंगले के अंदर आया, डीपी और पंकज उसे देखकर खड़े हो गए। आओ मिस्टर ओबरॉय, तुम्हारा इंतज़ार था, पंकज ने नफरत से कहा। सक्षम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और कहा, मानसी कहाँ है? ओह, इतनी बेताबी, और वो भी उस मामूली सी लड़की के लिए? डीपी बोला। सक्षम ने किसी शहंशाह की तरह सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हें पता है अगर उसे थोड़ी भी खरोच आई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम, पंकज ने गुस्से में कहा। सक्षम ओबरॉय, तुमने मेरे बेटे को मारा है और तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ को तुमसे छीन लूँगा। मैं उस लड़की को तुम्हारे सामने मारूँगा। उसकी बात सुनकर सक्षम मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, और बात रही तुम्हारे बेटे की, उसे भी मैंने अभी तक नहीं मारा है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी बॉडी तुम तक पहुँच जाएगी। सक्षम ओबरॉय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये कहते हुए डीपी जैसे ही आगे बढ़ा, सक्षम के पीछे से उसका एक आदमी आगे आया और उसने अपना फ़ोन डीपी के सामने रख दिया। जैसे ही डीपी ने स्क्रीन पर एक गंदे से आदमी को रस्सी से बंधे हुए देखा तो उसकी आंखें फैल गई। मेरा बच्चा, उसके मुंह से अचानक से निकला। उस आदमी ने तुरंत फ़ोन को अपनी जेब में रख दिया। वो जाकर पीछे खड़ा हो गया। सक्षम ने बड़े आराम से कहा, मानसी को अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को अभी के अभी मरवा दूंगा। सक्षम तुम, डीपी ने जैसे ही गुस्से से कहा, उसी वक्त दरवाजे से एक आवाज़ आई, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? एकांश, पंकज ने जैसे ही कहा, सब लोगों ने आवाज़ की दिशा में देखा। चैप्टर 97। एकांश को देखकर डीपी और पंकज के होश उड़ गए थे। सक्षम को एकांश वहां देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बस उसे एक नज़र देखा और अपनी नज़रें घुमा ली। हालांकि वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने बात करने की जहमत नहीं उठाई। एकांश चलकर अंदर आया और उसने एक नज़र सक्षम को देखा। उसके बाद उसने अपनी नज़रें डीपी और पंकज के ऊपर टिका दी। उसने फिर अपने सख्त आवाज़ में कहा, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मल ही बातें कर रहे थे, डीपी ने घबराते हुए कहा। फिर पंकज ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ एकांश, अंकल सही कह रहे हैं, हम तो बस नॉर्मल ही बात कर रहे थे। अच्छा, तो तुम ऐसे इंसान के साथ नॉर्मल बात कर रहे थे जो खुद नॉर्मल नहीं है? एकांश ने एक नज़र सक्षम को देखते हुए कहा। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और उसने अपने पीछे खड़े अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसके बेटे को मरवा दो। नहीं सक्षम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। डीपी घबरा गया। उसे बड़ी मुश्किल से ये जानकर सांस आई थी कि उसका बेटा जिंदा है। बेशक वो कैसे भी हाल में हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका बेटा जिंदा है। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ी भी देर हुई तो मैं तो मानसी को कैसे भी ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मेरे बेटे के साथ। मैं अभी के अभी उस लड़की को यहाँ लाने को कह रहा हूँ, तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो। डीपी डर गया था। वो अपने बेटे को दोबारा से कुछ नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके कहा, उस लड़की को जल्दी यहाँ लेकर आओ। ये कहकर उसने जैसे ही फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा, उसे किसी की खतरनाक नज़रें खुद के ऊपर महसूस हुई। उसने डरते हुए एकांश की तरफ देखा और कहा, एकांश, तुम अचानक से आ गए, फ़ोन भी नहीं किया। अचानक से क्या मतलब है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं आ रहा हूँ, और आप दोनों क्या समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है, मेरी गुड़िया की मौत के बारे में। आप सबकी मुझसे ये छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप नहीं जानते थे कि जब मुझे पता लगेगा तो मैं आप सबका क्या हाल करूँगा? आपने मेरी गुड़िया का अंतिम संस्कार मेरे बिना ही कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरी गुड़िया को किसने मारा? एकांश के मुंह से निकले एक एक शब्द डीपी और पंकज को किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो दोनों जानते थे कि एकांश को पता लगेगा कि गुड़िया अब नहीं रही तो वो पागल हो जाएगा। उन्होंने इसी तरह की एक्सपेक्टेशन एकांश से की थी। बेटा, तुम्हें नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बीती है, और हम नहीं चाहते थे कि तुम भी वही सब देखो जो हम लोगों ने देखा है। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम हमें समझो, मैं आपको समझ रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? आप क्या सोच रहे थे कि मुझे पता नहीं लगेगा? आप किसी और लड़की को मेरी गुड़िया बनाकर मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। जैसे एकांश ने ये बात कही, डीपी और पंकज की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर एकांश को ये बात कैसे पता लगी? जरूर उसने कोई जासूस यहाँ छोड़ा हुआ होगा जो उनके ही बीच रहकर सब बातें उस तक पहुँचाता है। लेकिन ये बात तो जाहिर थी कि एकांश को गुड़िया की मौत के बारे में बहुत बाद में पता लगा, नहीं तो अभी तक वो उसका बुरा हाल कर चुका होता। बेटा, हम बस तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। परेशान? ये कहते हुए एकांश जोर जोर से हंसने लगा। क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? मुझे अच्छे से पता है कि आपने ये सब किसके लिए किया। मैं वहाँ लंदन में आपका बिजनेस ठप ना करवा दूँ, इसलिए आपने मेरे साथ ये सब किया। आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं लगेगा? और बात रही उस लड़की की जिसको आप गुड़िया की जगह देना चाहते थे, क्या आपको नहीं लगता कि मैं पहचान जाता कि वो लड़की गुड़िया नहीं है? मुझे तो उस वक्त ही शक हो गया था जब वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रही थी, लेकिन उस वक्त काम में बिज़ी होने की वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने पूरे 1 महीने तक मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। अब देखो मैं आप दोनों के साथ क्या क्या करता हूँ। एकांश की बात सुनकर डीपी और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने फिर एकांश से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता है मैं पहले ही अपने बेटे के सदमे से उभर नहीं पाया था, और ऊपर से मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। कम से कम तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन तब तक एकांश अपना फ़ोन निकाल चुका था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सक्षम के पीछे खड़ा बॉडीगार्ड आगे आया। उसने सक्षम के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनने के बाद सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी।
सक्षम की इजाज़त मिलने के बाद वो बॉडीगार्ड आगे आया और उसने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि मुझे आपके मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन ये एक गंभीर मामला है। आपने कुछ देर पहले ही ये कहा कि मेरे बॉस ने आपकी बेटी की हत्या की है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपकी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इस इंसान ने करवाई है। उस बॉडीगार्ड ने पंकज की तरफ इशारा कराते हुए कहा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? टीपी तिलमिलाते हुए बोला। पंकज भी उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर हैरान था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जरूर बदल गए थे। आपको अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मत माने, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। ये कहकर सक्षम के बॉडीगार्ड ने अपने जेब से फ़ोन निकाला और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। देखो गुड़िया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरा बचपन का प्यार हो। तुम प्लीज़ उस एकांत से शादी मत करो। पंकज, मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। तुमने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली है। मैं सिर्फ अपने एकांत से अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं कभी भी उसे छोड़ने का नहीं सोच सकती। इसलिए अब तुम भी मजाक करना बंद कर दो। गुड़िया, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने उस इंसान के साथ बात भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।